हेलो एवरीवन। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 मटेरियल साइंस का। ठीक, तो ये यूनिट 4 है आपका फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। इसमें भी मैं केवल इंपॉर्टेंट करवाऊँगा। सो फेरोमैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो फेरोमैग्नेटिज्म है क्या? फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक। तो ये आपका क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, किसका? आयरन का। फेरो का मतलब आयरन, जो क्या फॉर्म करता है? परमानेंट मैग्नेट को फॉर्म करता है, या किसी आयरन की चीज़ को या मेटल को अट्रैक्ट करता है। मींस आयरन का कोई ऐसा प्रोडक्ट या आयरन की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किसी मैग्नेट को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, या फिर खुद कन्वर्ट हो जाती है किसमें? परमानेंट मैग्नेट में, मतलब परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। उसको हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म होता है। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के मैग्नेटिज्म होते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक होता है डायमैग्नेटिज्म, एक होता है पैरामैग्नेटिज्म, एक होता है एंटीफेरस मैग्नेटिज्म। तो अगर हम डायमैग्नेटिज्म की बात करें या पैरा की बात करते हैं, सबसे पहले ये थोड़ा वीक होता है, वेयर एज डायमैग्नेटिज्म पैरा से थोड़ा वीक होता है, और एंटीफेरस बहुत ज़्यादा वीक होता है। अब आपका जो फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल्स होते हैं, मींस जो आपके आयरन के मटेरियल होते हैं, तो ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है आपका सॉफ्ट आयरन और एक होता है आपका हार्ड आयरन। एक होता है आपका सॉफ्ट आयरन और एक होता है आपका हार्ड आयरन, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड मटेरियल, जिसको हम कह सकते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिज्म और हार्ड फेरोमैग्नेटिज्म। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉफ्ट आयरन आपका वो होता है जिसको हम परमानेंट मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेयरएज हार्ड आयरन वो होता है जिसमें हम मैग्नेटिज्म टेम्परेरी के लिए करते हैं। मीन्स इसमें जो आपका मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेरी होती है, इसके बाद ही फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। वेयरएज सॉफ्ट आयरन आपका डीमैग्नेटाइज नहीं होता। हार्ड आयरन जो होता है आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, हार्ड और सॉफ्ट आयरन जो होता है वो टेम्परेरी मैग्नेटिज्म होता है, वेयर हार्ड आयरन में आपका परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, हार्ड आयरन जो होता है इसके अंदर स्पेशल इसके जो अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो बहुत स्पेशल होता है, जिसकी वजह से ये परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। ठीक, अगर मैं सॉफ्ट मटेरियल की बात करूँ या सॉफ्ट आयरन की बात करूँ तो इसका एक एग्जांपल है आपका एनील्ड आयरन। इसका एग्जांपल है किसका? आपके सॉफ्ट वाले का। अगर हम हार्ड की बात करें तो ये है आपका एल्यूनको आयरन। ठीक, ये याद रखना बस। इसके बाद आपकी आती है सबसे इम्पोर्टेंट डोमेन थ्योरी। जैसे मैंने यूनिट 3 में बताई थी आपको क्रिप्टन थ्योरी, इसी की तरह से है आपका यहाँ पे डोमेन थ्योरी, जो कि यहाँ पे आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकती है। दैट इज़ डोमेन थ्योरी। तो डोमेन थ्योरी आपकी क्या कहती है? डोमेन थ्योरी ने आपके 2 पॉइंट दिए थे। दैट इज़ द मटेरियल में बिकम स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड बाय द यूज़ ऑफ वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो अगर आपका कोई मटेरियल है, सपोज करो जी आयरन की रॉड है, इसको मैं मैग्नेटाइज कर सकता हूँ। मैग्नेटाइज भी कौन सा? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर सकता हूँ बाय द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसके पास या फिर इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता हूँ, वो भी वीक, ये नहीं स्ट्रॉन्ग, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं इसके पास ले जाता हूँ विद द हेल्प ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कर सकता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ, द सेम स्पेसिमेन में रिटर्न टू डीमैग्नेटाइज स्टेट एट द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इस बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इसको मैं अगर रिमूव कर दूँ तो ये वापस क्या हो जाएगा? आपका डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसके 2 रूल क्या थे, या दो पॉइंट क्या थे? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हूँ किसके बाहर? किसी सब्सटेंस के बाहर, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो भी स्ट्रांगली, मैग्नेटाइज स्ट्रांगली। ठीक, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव कर दिया मैंने फील्ड को, तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ये थी आपकी क्या? डोमेन थ्योरी। अब ऐसा क्यों होता है?
अगर हम डोमेन थ्योरी की बात करें, अकॉर्डिंग टू डोमेन थ्योरी मैकेनिकल एक्सचेंज ऑफ फोर्सेज मेक मैग्नेटिक मूवमेंट विद नियर बाई एटम्स इन दी सम डायरेक्शन दैट आर कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन्स। इसका मतलब होता है ये जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या फिर मैग्नेटिक फील्ड होती है एक ऐसा फोर्स लगाती है, कहाँ पे लगाती है, जो आपका सब्सटेंसेस के बाहर वाले एटम्स पे, ये जो बाहर एटम्स है नियर बाई एटम्स, इसमें कुछ ऐसा फोर्स लगाती है, इतना फोर्स लगाती है जिससे कि जो इसके पास जो एटम होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। फिर इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने 12th क्लास में पढ़ा था आपका राइट हैंड रूल और ये सब, कोई आपका वायर है, इसमें आपका करंट ऐसे जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर से आपका इन होगा, इधर से आपका आउट होगा। सेम इसी तरीके से जब कोई आपका सब्सटेंस है, इसके पास मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया या फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ ना कुछ, ये जो इसके बाहर एटम्स हैं इस पर कुछ ऐसी फोर्स लगाएंगे जिससे कि इसकी डायरेक्शन सेम हो जाए, डायरेक्शन सेम हो जाए। जब डायरेक्शन आपकी सेम हो जाएगी तो एक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा जिसे हम मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है ना। और इस डोमेन को हम कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन। मीन्स जब आपकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ सेम होगी उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डोमेन, ठीक। इफ़ वी अप्लाई वीक मैग्नेटिक फील्ड देन इट कंबाइंस एंड फॉर्म ए डोमेन अगेन। अगर मैं इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड फिर से प्रोड्यूस करूँगा तो डोमेन फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर उसको हटा दूँगा, अगर मैं उसको हटा दूँगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब इसको हम कहते हैं, एक आपका स्टेटमेंट है इसमें, वीक एक्सटर्नल फोर्स कैन कॉज ए फेरोमैग्नेटिज्म टू बिकम स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। देखो भाई, फेरोमैग्नेटिज्म पहले से ही स्ट्रांग होती है, ये बात मैं पहले से बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ देखो, सपोज करो ये कोई मेटल है, अब मैंने इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी जिसकी वजह से इसके अंदर से इस तरीके से लाइंस आ रही हैं। आपको पता है जो मैग्नेट होती है वो इस तरीके से क्या करती है, फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब आप देखो यहाँ पर ये फील्ड टूट रहा है, यहाँ पर भी ये ख़त्म हो रहा है। अगर मैं एक काम करूँ, वीक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे और लगा दूँ तो इसकी रेंज और बढ़ जाएगी। अब ये क्या हो गया, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। यही कहा गया है आपके डोमेन थ्योरी में। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ सुपर कंडक्टर। से आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। अगर हम सुपर कंडक्टर्स की बात करें तो सुपर कंडक्टर्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं या एलॉय होते हैं मेटल के, नॉन मेटल के, दैट शो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सुपर कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। तो सुपर कंडक्टर वो आपके एलिमेंट्स होते हैं। देखो कंडक्टर क्या होता है, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म या क्या कहते हैं टेम्परेचर को कंडक्ट कर दे, ठीक। तो वो एलिमेंट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करंट फ्लो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं एट लो टेम्परेचर, वो भी लो टेम्परेचर पे, उसको मैं क्या कहूँगा, सुपर कंडक्टर कहूँगा। इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती है, सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर। इनका कोई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसको हम TC से डिनोट करते हैं। इस टेम्परेचर पे आपकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है वो आपकी 0 होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो भी आपकी 0 होती है। और आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी दैट इज़ μr, ये भी आपकी 0 होती है, ठीक है। और ये जो आपका सुपर कंडक्टर होता है, ये सुपर कंडक्टर आपका ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ये आपको उसमें पॉइंट्स में लगना है, पैराग्राफ में लगना है, आराम से ये आपका आधे 1 पेज का हो जाएगा। इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सुपर कंडक्टर की वैल्यू ऑफ रो ऑफ सुपर कंडक्टर इज़ ग्रेटर देन अदर मटेरियल्स। मीन्स जो इसकी कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है, ये सभी अदर मटेरियल्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होगी। व्हेन करंट इज पास थ्रू इट देन द हीटिंग इफेक्ट बिकम 0। अच्छा, आपने सुना होगा कि जैसे आप फॉर एग्जांपल हम बल्ब ले लेते हैं, बल्ब LED या पंखा फ़ैन कुछ भी ले लेते हैं, अगर वो कंटिन्यूसली चलता रहे, किसी वायर में से कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो तो वो आपका गर्म पड़ जाता है। लेकिन सुपर कंडक्टर्स आपके गर्म नहीं पड़ते, इसीलिए कहा गया है व्हेन करंट इज पास थ्रू इट देन द हीटिंग इफेक्ट बिकम्स 0।
ऑल थर्मल इफेक्ट्स डिसअपियर, जितने भी इसमें थर्मल इफेक्ट्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। वैन सुपर कंडक्टर इज सब्जेक्टेड टू ए सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इट्स सुपर कंडक्टिविटी गेट डिस्ट्रॉयड। ये हमने बात किस पे की है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे, मीन्स ये किसी क्रिटिकल टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है। अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे की तरफ जाऊंगा तो इसकी सुपर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ये सब आपका किसके बारे में था, सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स या फिर फेरो इलेक्ट्रिसिटी। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ये जो मैं अभी आपको टॉपिक करा रहा हूँ ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि आ सकते हैं। तो ये आपकी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन मटेरियल्स दैट शो स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन दैट कैन बी रिवर्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें सपोज़ करो कोई आपका मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन शो कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए किसके एप्लीकेशन से, बाय प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई वायर है, यह आपका स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन शो कर रहा है, ठीक। अब इस पोलराइजेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके बाहर, इस वायर के बाहर। अगर मैं वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर प्रोड्यूस करूंगा तो क्या होगा आपका, ये आपका पोलराइजेशन रिमूव हो जाएगा। द टर्म इज़ यूज्ड इन फेरोमैग्नेटिज्म इन विच मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू परमानेंट मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिज्म जो मैंने इससे पहले बताया था उसमें यही चीज़ यूज़ हुई थी, आपकी यही चीज़ यूज़ हुई थी ना, मैंने वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर रखा था, वीक मैग्नेटिक फील्ड को बाहर रखा था। सेम चीज़ इसमें आपकी प्रोड्यूस हो रही है। मीन्स ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। जो आपका फेरोमैग्नेटिज्म था उसमें कौन से मटेरियल ज़्यादा होते हैं, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। जो मटेरियल आपका फेरोमैग्नेटिज्म होगा वही आपका फेरो इलेक्ट्रिक होता है मोस्ट केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पोलराइजेशन पे आ जाते हैं। जो पोलराइजेशन होता है आपका 3 टाइप का होता है, एक होता है डाइइलेक्ट्रिक, एक होता है पैरा, एक होता है फेरो इलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन की बात कर लेते हैं एक बार, इसके लिए मेरे को डायग्राम बनाना पड़ता है, तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो सामने आपको 3 पोलराइजेशन दिख रहे हैं, एक है आपका डाइइलेक्ट्रिक, दूसरा है आपका पैरा इलेक्ट्रिक और तीसरा है आपका फेरो इलेक्ट्रिक। अगर मैं सबसे पहले डाइइलेक्ट्रिक की बात करूं, व्हेन मोस्ट मटेरियल्स आर पोलराइज्ड द पोलराइजेशन इंड्यूस्ड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मेन सीधी बात है इसमें, बहुत से जो आपके मटेरियल होते हैं अगर वो पोलराइजेशन शो करते हैं, ठीक है, तो उनका जो पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मींस मटेरियल के बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा। किसके केस में, डाइइलेक्ट्रिक किस में होता है आपका, डाइमैग्नेटिज्म। ये बात याद रखना, डाइमैग्नेटिज्म में क्या होता है, अगर पोलराइजेशन आपका ज़्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका ज़्यादा है, दोनों आपके आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं पैरा इलेक्ट्रिक की बात करूँ, पैरा इलेक्ट्रिक आपका किस में होगा, पैरा मैग्नेटिज्म में, जो आपका नीचे है, तो इसमें आपका नॉन लीनियर ग्राफ आ रहा है। द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी करस्पॉन्ड दी स्लोप ऑफ पोलराइजेशन कर्व दैट इज़ नॉट कांस्टेंट। इसमें आपका केवल यही बताया गया है जो पोलराइजेशन होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होते, और जो आपका क्या है, जो आपका पोलराइजेशन है ये कांस्टेंट नहीं है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे ज़्यादा है किसी पे कम है आपका, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका फेरो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन दैट इज़ फेरोमैग्नेटिज्म में जो होता है। These material demonstrate a spontaneous non-zero polarization that is reversed by a strong electric field. Means अगर पोलराइजेशन होगा तो उस पोलराइजेशन को हटा दिया जाएगा, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, बाय विच इट डजंट डिपेंड ऑन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बट ऑल्सो ऑन इट्स हिस्ट्री। मीन्स केवल ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं रहता, इसकी हिस्ट्री पे भी ये डिपेंड रहता है। सीधी बात है, आप एक चीज़ समझो, डाईमैग्नेटिज्म जो था उसमें आपका पोलराइजेशन किसके प्रोपोर्शनल है, ई के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर हम पैरामैग्नेटिज्म की बात करें तो यहाँ पे आपका ये कांस्टेंट नहीं है इसके, ठीक। और अगर हम फेरोमैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें आपका क्या है, जैसे जैसे आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है इधर की तरफ
पोलराइजेशन यहाँ पे कम हो रहा है, सीधी बात है। पोलराइजेशन को हम रिमूव कर सकते हैं, किससे रिमूव कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसके बाद आपका टॉपिक है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। जी मैंने आपको बता दिया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ड मटेरियल ये भी बता चुके हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें BH कर्व। BH कर्व फॉर सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल। BH कर्व आपका होता है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। इसका भी डायग्राम बनाते हैं। ये आपके सामने लास्ट टॉपिक है इसका, दैट इज़ BH कर्व, जो कि आ सकता है। इसमें हमारे पास 3 ग्राफ हैं। अगर मैं बात करूँ ये शेप जो बनी हुई है, ये शेप आपकी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, परमेबिलिटी, रिटेंटिविटी, कोएक्सिविटी। ठीक, अगर मैं फिगर 1 की बात करूँ तो फिगर 1 का लूप आपको क्या बता रहा है? फिगर 1 में जो आप स्ट्रिप देख रहे हो ये आपको बता रही है परमेबिलिटी जो है वो बहुत हाई है, और जो एरिया है मीन्स जो इस स्ट्रिप का एरिया है ये स्मॉल है, जिसकी वजह से आपका क्या है, मटेरियल इज़ क्वाइट एबल टू डीमैग्नेटाइज। मीन्स आप जो मटेरियल है, जो मैग्नेट है, उसको आप डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। ठीक, इसमें आपका क्या बताया गया है, इसमें परमेबिलिटी हाई है, एरिया लो है। जब एरिया लो है तो इसका मतलब आप मैग्नेटिक को या किसी मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आयरन, सिलिकॉन, एलॉय, जो कि आपके ट्रांसफार्मर या मोटर्स में यूज़ होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजन्स होते हैं या मोटर्स होती हैं उसमें यूज़ होता है। भाई आपका जो करंट फ्लो होता है उसमें, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसे ही करंट बंद होगा, ऐसा तो नहीं वो मैग्नेटिक फील्ड शो करता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाती है। ठीक है, अब हम अगर सेकंड की बात करें तो जो लूप है वो आप ध्यान से देखो, ऊपर बी वाला पार्ट जो है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो वाइड है और नीचे की तरफ नैरो है। दैट इज़ आपका क्या बताता है, जो स्ट्रिप है वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर से तो ये वाइड है, इसका मतलब परमेबिलिटी इसकी हाई है, परमेबिलिटी इसकी हाई है। और जो इसको मैं बना देता हूँ पूरा, ये है आपका B, ये है आपका H। तो जो एरिया है B एक्सिस पे वो लार्ज है। अगर आपका एरिया लार्ज होगा किस पे, B एक्सिस पे, इसका मतलब रिटेंटिविटी भी हाई है। अब एक बात याद रखो, अगर आपका B एक्सिस पे एरिया बड़ा है मीन्स रिटेंटिविटी हाई है, और अगर शेप भी बड़ी है ऊपर की तरफ तो आपकी परमेबिलिटी भी हाई है, जैसे कि आपके फर्स्ट वाले में थी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो मटेरियल होते हैं ये कोर बनाने में यूज़ होते हैं। कोर में जैसे सोलेनॉइड होता है तो उसका जो सेंटर की रॉड होती है वो बनाने में यूज़ होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो ये थर्ड वाला जो है ये आपका हार्ड स्टील का लूप है। इसका जो एरिया है बहुत बड़ा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मटेरियल इज़ नॉट एबल टू डीमैग्नेटाइज, हम इसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। बाय विच दीज आर यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट ड्यू टू इट्स हाई कोरेसिव फोर्स। अब एक बात ध्यान से फिर से एक बार रिवाइज कर लो, इसमें आपका क्या था, एरिया कम था, एरिया लो था, परमिएबिलिटी जो थी, परमिएबिलिटी हाई थी, जिसकी वजह से आप इसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। इसमें आपका एरिया B एक्सिस पे बड़ा है, B एक्सिस पे बड़ा है। ठीक, और ऊपर की तरफ वाइड है, तो इसका मतलब परमिएबिलिटी इसकी हाई है और रिटेंटिविटी भी हाई है, रिटेंटिविटी हाई है। फर्स्ट वाले में परमिएबिलिटी हाई है, इसमें आपकी परमिएबिलिटी और रिटेंटिविटी हाई है। इसमें आपका क्या है, इसको आप डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, ये परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है। हार्ड आयरन, यह हार्ड आयरन का केस है, इसमें आपकी परमेबिलिटी भी हाई है, रिटेंटिविटी भी हाई है, और इवन इसकी कोएक्सिविटी ऑफ मटेरियल ये भी हाई है। ठीक है, ये था आपका यूनिट 4। अगर आपके इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।